हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीडर्स। मेरा नाम अनुपम राठौर है और आज हम करने जा रहे हैं सल्तनत काल। तो सल्तनत काल को मैं आपको 2-3 लेक्चर्स में करवाऊंगी, जिसका पहला लेक्चर ये आपका आज करवाते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरुआत करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत पर गुलाम वंश की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1206 में, 1210 में, 1226 में या 1192 में? ठीक है, तो जो गुलाम वंश की स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 1206 में। और किसने की थी? ये की थी कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। ठीक है, किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। और इनकी जो आरंभिक राजधानी थी वो क्या थी? लाहौर थी। क्लियर? जो ऐबक था यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो कौन था? ये जो है ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ठीक, क्लियर हो गया इतना? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को, कुतुबुद्दीन ऐबक को, बलबन को या मोहम्मद गौरी को? तो किसे माना जाता है गुलाम वंश का संस्थापक? जिसने स्थापना की है। कौन होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। क्लियर हो गया? तो गुलाम वंश को एक चीज और ध्यान रखिएगा कि सिर्फ गुलाम वंश नहीं, अगर किसी और नाम से, जैसे गुलाम वंश को क्या कहा जाता है? मामलुक वंश भी कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मामलुक वंश का संस्थापक किसे माना जाता है, तब भी कौन होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक ही होगा। ध्यान रहेगा इतना? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी अत्यधिक दानशीलता के कारण किस शासक को लाख बख्श कहा जाता था? इल्तुतमिश को, बलबन को, कुतुबुद्दीन ऐबक को या बहराम शाह को? तो ये लाख बख्श जो है वो किसे कहा जाता था? ये कहा जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक को। अब देखिए, लाख बख्श क्यों कहते थे? क्योंकि ये लाखों का दान करने वाला था। ठीक है, लाखों का दान देता था गरीबों को, इसलिए इसे क्या कहा गया? लाख बख्श कहा गया है। क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली की प्रसिद्ध कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किस शासक ने प्रारंभ करवाया था? इल्तुतमिश ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या फिरोज शाह तुगलक ने? तो जो कुतुब मीनार है इसका निर्माण का कार्य जो है वो शुरुआत करवाई थी किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, और कब शुरुआत करवाई थी? 1199 में इसकी शुरुआत हुई बनना। इसका नाम जो है, कुतुब मीनार का नाम कुतुब मीनार क्यों है? इसका नाम जो है वो किसके नाम पर है? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर। ठीक है, इनके नाम पर इसका नाम क्या रखा? कुतुब मीनार पड़ा है। ठीक है, क्लियर हो गया? और एक चीज और देखिए, कुतुब मीनार के बारे में ही आपको सारी चीजें यहीं क्लियर कर देती हूँ। 1369 में, कब? 1369 में क्या हुआ कि बिजली गिरने की वजह से इसकी ऊपरी मंजिल जो थी वो ध्वस्त हो गई थी। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने, किसने? फिरोज शाह तुगलक ने जो ऊपर की 2 छोटी मंजिलें हैं वो जोड़ी। तो वर्तमान में जो टोटल मंजिलें हैं वो कितनी है? ये 5 मंजिल इमारत हो गई है। ठीक है, अगर लंबाई की बात कर ली जाए तो इसकी लंबाई कितनी है? 72.5 मीटर है। कितनी है? 72.5 मीटर है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में किस इमारत का निर्माण प्रारंभ हुआ था?
अढ़ाई दिन का झोपड़ा, कुतुब मीनार का, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का या अलाई दरवाजा का। तो अभी मैंने आपको बताया कि किसकी वजह से कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कौन सी इमारत बनाई गई थी। तो आप लोग कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे मुझे। इसका आंसर मैं आपको नहीं बता रही हूँ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर किस वर्ष हुई थी? 1210 ईस्वी में, 1212 ईस्वी में, 1208 में या 1215 में। तो ऐबक की जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई है? वो हुई है आपकी 1210 ईस्वी में। और इसे कहाँ दफनाया गया था? लाहौर में। कहाँ दफनाया गया? लाहौर में दफनाया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को, इल्तुतमिश को, बलबन को या रजिया सुल्तान को। तो किसे माना जाता है? ये माना जाता है वास्तविक संस्थापक जो है दिल्ली सल्तनत का, वो है इल्तुतमिश। कौन है? इल्तुतमिश। अब देखिए ये जो था इल्तुतमिश स्टार्टिंग में कहाँ का? बदायूं का। बदायूं का गवर्नर था, ठीक है। और इसी ने क्या किया था? लाहौर से राजधानी को दिल्ली लेके आया। कहाँ लेके आया? दिल्ली लेके आया, ठीक है। और जो खलीफा से स्वीकृति लेने वाला पहला सुल्तान था वो भी कौन था? इल्तुतमिश ही था। तो किससे स्वीकृति ली? खलीफा से। खलीफा से स्वीकृति लेने वाला भी पहला सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश था। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, तुर्कान ए चहलगानी अर्थात 40 गुलाम सरदारों के गुट का गठन किस शासक ने किया था? इल्तुतमिश ने किया था, बलबन ने किया था, कैकुबाद ने किया था या फिर आराम शाह ने किया था। तो जो तुर्कान ए चहलगानी है या जो चालीसा संगठन था, इसका जो गठन था वो किया था आपका इल्तुतमिश ने। अब इल्तुतमिश ने क्या किया था? अपने 40 वफादार तुर्क जो गुलाम सरदार थे उनका एक संगठन बनाया था, ठीक है, जिसका क्या नाम दिया गया था? तुर्कान ए चहलगानी या फिर चालीसा गुलाम सरदार का नाम इसे दिया गया था। क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं। सल्तनत काल में इक्ता प्रणाली की शुरुआत किस शासक द्वारा की गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा, इल्तुतमिश द्वारा, बलबन द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। तो जो इक्ता प्रणाली की शुरुआत हुई वो किसने की? इल्तुतमिश ने की थी। तो अभी आपने देख लिए कि इल्तुतमिश के दो कार्य थे, एक तो तुर्कान ए चहलगामी की स्थापना की और दूसरा इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की? इल्तुतमिश ने की थी। अब इक्ता प्रणाली थी क्या? इसमें क्या होता था कि इसमें प्रशासनिक कार्यों के लिए क्या किया जाता था? भूमि का आवंटन किया जाता था। मतलब अधिकारियों को क्या देते थे? भूमि आवंटित किया जाता था। कारण क्या होता था? भूमि क्यों दी जाती थी? देखिए इतना सारा एरिया था वो जो सल्तनत काल के अंडर में था या राजाओं के अंडर में आता था, तो उनसे कर वसूली और जो सेना का रखरखाव होता था उसमें दिक्कत होती थी। तो ये लोग क्या करते थे कि भूमि जो है वो आवंटित कर दी जाती थी जो प्रशासनिक अधिकारी होते थे उनसे, और उन्हें ही ये अधिकार दे दिया जाता था कि वो कर वसूल करेंगे, एक सेना रखेंगे और जब भी राजा को ज़रूरत होगी या बादशाह को ज़रूरत होगी तब वो सेना जो है वो अपनी बादशाह को प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक, कितनी चीज़ क्लियर हो गई? तो ये थी आपकी इक्ता प्रणाली। और इक्ता प्रणाली को शुरू किसने किया? किया था ये इल्तुतमिश ने। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। शुद्ध अरबी सिक्के, चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलाने वाला पहला तुर्क शासक कौन था? इल्तुतमिश था, बलबन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था या नासिरुद्दीन महमूद था। तो जो चांदी का टंका और तांबे का जो जीतल चलाया था, ये चलाया था आपका इल्तुतमिश ने। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए नेक्स्ट है, प्रसिद्ध मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां किस सल्तनत शासक के समय सिंध नदी के तट पर आया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम में, इल्तुतमिश के टाइम में, रजिया सुल्तान के टाइम में या फिर बलबन के टाइम में।
तो ये आया था आपका इल्तुतमिश के टाइम में। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि चंगेज खान जो है वो किस सल्तनत कालीन शासक के समय में सिंधु नदी के तट तक आ गया था, तो ये किसके समय में आ गया था? ये आ गया था इल्तुतमिश के समय में। ठीक है, इतना ध्यान रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले प्रथम और अंतिम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? नूरजहां, रजिया सुल्तान, चांद बीबी या मुमताज महल? तो जो दिल्ली सल्तनत कालीन जो पहली मुस्लिम शासिका थी, पहली भी और लास्ट भी, तो वो कौन थी? रजिया सुल्तान थी। ठीक है, और ये कब बनी थी? 1236 में बनी थी। ठीक है, इसे क्या था, देखिए इल्तुतमिश ने क्या किया था, अपने जिंदा रहते हुए रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी चुन लिया था। पर जब इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है तो जो सरदार थे या अमीर थे वो क्या करते हैं, इल्तुतमिश का बेटा था रुकनुद्दीन फिरोज शाह। ठीक है, क्या नाम था उसका? रुकनुद्दीन फिरोज शाह या रुकनुद्दीन फिरोज। इसको क्या करते हैं, गद्दी दे देते हैं। तो रजिया ने क्या किया, फिर जनता से अपना समर्थन प्राप्त किया और जन समर्थन से ही क्या किया, गद्दी पर बैठी। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, रजिया सुल्तान के पति का क्या नाम था जिसने उसके साथ मिलकर विद्रोह किया था? याकूत, अल्तुनिया, एतगीन या बहराम शाह? तो जो रजिया सुल्तान थी इनके पति का नाम था अल्तुनिया। क्या नाम था? अल्तुनिया। और ये जो बेसिकली थे ये भटिंडा के सूबेदार थे। क्या थे? भटिंडा के सूबेदार थे। ठीक है, 1240 में क्या हुआ, कैथल में डाकुओं ने क्या, रजिया सुल्तान महिला थी तो शासन करना मुश्किल हो गया था, विद्रोह होने लगे थे, तो इन्हें क्या करना पड़ा, अपना सिंहासन छोड़ के भागना पड़ा। तो कैथल में डाकुओं के हमले में क्या हुआ, रजिया सुल्तान और अल्तुनिया इन दोनों की मृत्यु हो जाती है। कैथल में ही इनका क्या है, मकबरा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है, किस सल्तनत शासक को टोपी सिलकर और कुरान की प्रतियां बेचकर अपना जीवन यापन करने के लिए जाना जाता है? नासिरुद्दीन महमूद को, कैकूबाद को, आराम शाह को या रुकनुद्दीन को? तो ये जाना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि जो ये सुल्तान था ये टोपियां सिलकर और कुरान की प्रतियों की कॉपियां बेचकर क्या करता था, अपना जीवन यापन करता था। तो ये था आपका नासिरुद्दीन महमूद। कौन था? नासिरुद्दीन महमूद था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लौ और रक्त की कठोर नीति अपनाने वाला गुलाम वंश का प्रतापी शासक कौन था? इल्तुतमिश, बलवन, अलाउद्दीन खिलजी या कुतुबुद्दीन ऐबक? कौन था? तो जो रक्त और लौ और रक्त की जो कठोर नीति अपनाने वाला शासक था ये था आपका बलवन। ठीक है, और इसका पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन बलवन। ठीक है, इस नीति में क्या होता था, जो लौ और रक्त की नीति बार बार आपको यूज में आएगी सल्तनत काल में। इस नीति में क्या था कि विद्रोहियों का क्या किया जाता था, पूर्ण विनाश किया जाता था और राज्य में शांति और सुल्तान का क्या होता था, एक छत्र राज्य स्थापित किया जाता था। ठीक है, अब इस एक छत्र राज्य को स्थापित करने के लिए क्या करते थे, तलवार और हिंसा का सहारा लिया जाता था। मतलब जो मानेगा वो ठीक है, नहीं मानेगा तो उसका कत्ल कर दिया जाता था। इसी को क्या कहते थे, लौ और रक्त की नीति। लौ मतलब तलवार और रक्त मतलब आ जाएगा जिसको मार देते थे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं। बलवन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन, फरीद खां, जूना खां या अली गुरशस्प? तो जो बलवन था इसका वास्तविक नाम था वो था बहाउद्दीन। क्या था? बलवन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, अपने दरबार में सिजदा और पाबोस प्रथा की शुरुआत किस शासक ने की थी? इल्तुतमिश ने की, बलवन ने की, कैकूबाद ने की या अलाउद्दीन खिलजी ने की?
तो ये किसने की थी? ये की थी आपकी बलवन ने। सिजदा क्या होता था? देखिए सिजदा और पाबोस जो है शुरुआत तो किसने करी? बलवन ने करी। पर ये चीजें थी क्या एक्चुअली? तो जो सिजदा होता था इसमें क्या होता था कि सुल्तान के सामने घुटनों पर बैठकर क्या करते थे? अपना सिर जो है वो जमीन पर लगाना होता था। उसे क्या कहा जाता था? सिजदा कहा जाता था। और पाबोस क्या होता था? पाबोस या फिर पैबोस भी बोलते हैं कहीं कहीं से, ठीक है। तो पाबोस क्या होता था कि सुल्तान के पैरों को चूमना होता था, ठीक है, पाबोस की प्रथा में। क्लियर हो गया इतना चीज? और ये दोनों की शुरुआत किसने की थी? अब लौ और रक्त की नीति किसकी थी? बलवन की थी। तो नॉर्मली कौन शुरू करेगा ये सब चीजें? यही शुरू करेगा, ताकि क्या होगा? सुल्तान का प्रभुत्व जो है वो ज्यादा रहे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज को भारत में मनाना किस शासक ने प्रारंभ किया था? बलवन ने, इल्तुतमिश ने, अकबर ने या फिर कैकूबाद ने? तो जो नौरोज का त्योहार था इसे भारत में मनाने का काम की शुरुआत की, ये की थी आपकी बलवन ने। किसने की थी? बलवन ने की थी, ध्यान रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है तुर्कान ए चहलगानी का पूर्ण रूप से विनाश किस शासक ने किया था? इल्तुतमिश ने किया, बलवन ने किया, अलाउद्दीन खिलजी ने किया या फिर रजिया सुल्तान ने किया था? तो देखिए अभी बताया था कि तुर्कान ए चहलगामी या चालीसा सरदार का संगठन जो था इसकी शुरुआत किसने की? इल्तुतमिश ने की थी। अब ये पूछा गया है कि इसका पूर्ण रूप से विनाश किसने कर दिया? तो विनाश कौन करेगा? जो सबसे ज्यादा ताकतवर बनना चाहेगा, ठीक है, वही करेगा ना, कि अपने सरदारों के ऐसा कोई गुट ना बने जिससे कि राजा के या शासक के विरुद्ध ही क्या हो, विद्रोह कर सके। तो वो जो है पूर्ण रूप से विनाश किया था, वो किया था बलवन ने, ठीक है। बलवन क्या था? मेनली इल्तुतमिश के बाद में जो सबसे शक्तिशाली शासक आया वो बलवन ही था, ठीक है। और इसने अपने आप का प्रभुत्व जो है वो सबसे ज्यादा स्थापित किया था। क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है बलवन ने सैन्य विभाग को पुनर्गठित करके किस नाम से नया विभाग बनाया था? दीवाने अर्ज, दीवाने विजारत, दीवाने इंशा और दीवाने कजा। तो जो सैन्य विभाग था इसको पुनर्गठित करके किस नाम से बनाया था? सैन्य विभाग को दीवाने अर्ज के नाम से। क्यों बनाया था? अब इसने सैन्य विभाग को अलग से पुनर्गठित क्यों किया? क्योंकि क्या हो रहा था, बलवन के टाइम में मंगोलों के आक्रमण जो है वो लगातार हो रहे थे। इसकी वजह से इसने सैन्य विभाग अलग से बना लिया था। और जो दीवाने अर्ज था इसका जो प्रमुख होता था, ठीक है, वो कौन होता था? वो होता था आरिज, आरिज ए मुमालिक, आरिज ए मुमालिक होता था, ठीक है, दीवाने अर्ज का। बात करते हैं दीवाने विजारत की। देखिए ये तो हो गया क्लियर, ठीक है। दीवाने विजारत की जो स्थापना थी वो की थी किसने? इल्तुतमिश ने। किसने की थी? इल्तुतमिश ने की थी। और ये क्या होता था दीवाने विजारत? इसका मेन काम जो होता था वो वित्त और राजस्व कार्य था, ठीक है। किसका? दीवाने विजारत का। दीवाने इंशा की अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना भी किसने की है? इल्तुतमिश ने की है, ठीक है। और दीवाने इंशा क्या काम करता था? जो शाही पत्राचार होते थे इसका मैनेजमेंट करता था, ठीक है। दूसरा क्या आता है? दीवाने कजा। दीवाने कजा की बात की जाए तो ये भी इल्तुतमिश ने इसकी स्थापना की थी। और ये क्या था? दीवाने कजा ये न्याय विभाग था। तो अभी आपने देखा कि दीवाने अर्ज इसकी स्थापना बलवन ने की, ठीक है, और इसका प्रमुख आरिज ए मुमालिक है। और दीवाने विजारत, दीवाने इंशा और दीवाने कजा, इन तीनों की स्थापना जो है वो किसने की है? इल्तुतमिश ने की है। और ये तीनों क्या क्या है मैंने आपको बता दिए हैं। क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं। बलवन के समय बंगाल में हुए प्रसिद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तुगरिल खान ने, अली मड़ीदान ने, बगुरा खान ने या मुगीसुद्दीन ने? किसने किया था? तो विद्रोह जो बंगाल में हुआ था उसका नेतृत्व ये किया था आपका तुगरिल खान ने। और ये हुआ कब था? 1279 में हुआ है। कब हुआ है? 1279 में हुआ था। तुगरिल खान ने क्या किया था कि अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी, ठीक है। और 1281 में 79 में हुआ, 1281 में क्या था? बलवन ने स्वयं इस अभियान को चलाया था और इसके विद्रोह का क्या किया था? दमन किया। क्लियर हो गया इतना? चलिए आगे देखते हैं।
नेक्स्ट आता है, प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर खुसरो ने अपना साहित्यिक जीवन किस शासक के काल में प्रारंभ किया था? बलबन के टाइम में शुरू किया, इल्तुतमिश के टाइम में शुरू किया, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में, या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम में? तो अमीर खुसरो ने अपना काम करना, साहित्यिक जो जीवन की शुरुआत थी वो किसके टाइम में की थी? बलबन के टाइम में की थी। ठीक है, किसके टाइम में की? बलबन के टाइम में की थी। और खुसरो ने 7 शासकों का काल देखा था, मतलब कि 7 शासकों के टाइम में रहा था। ठीक, कौन कौन थे? एक तो आपका बलबन हो गया, दूसरा कौन था? कैकूबाद, कैकूबाद था। ठीक है, और कौन था? जलालुद्दीन खिलजी था, जलालुद्दीन खिलजी था। और कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी था। और कौन था? मुबारक शाह खिलजी था, मुबारक शाह, मुबारक शाह खिलजी, पूरा नाम लिख लीजिएगा। दूसरा क्या था? गयासुद्दीन तुगलक था, गयासुद्दीन, गयासुद्दीन तुगलक था। और कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था, मोहम्मद बिन तुगलक था। तो ये 8 शासक जो थे, इनके टाइम में अमीर खुसरो ने काम किया अपना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था जिसकी हत्या करके खिलजी वंश की स्थापना हुई? कैकूबाद, क्यूमर्स, बलबन, या फिर नासिरुद्दीन? तो गुलाम वंश का लास्ट शासक कौन था? ये था आपका क्यूमर्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है आपका, इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा से अधिकार पत्र किस वर्ष प्राप्त हुआ था? 1229 ईस्वी में, 1226 ईस्वी में, 1229 में, 1226 में, या 1220 में, या फिर 1235 में? तो कब प्राप्त हुआ था? ये प्राप्त हुआ था 1229 ईस्वी में। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, दिल्ली को सल्तनत की राजधानी बनाने वाला पहला शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था, इल्तुतमिश था, बलबन था, या रजिया सुल्तान थी? अब ये मैंने आपको बताया है स्टार्टिंग में कि इसका आंसर क्या होगा, कि दिल्ली को सल्तनत की राजधानी बनाने वाला पहला शासक कौन था। तो आप इसका आंसर कमेंट करके मुझे बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मुबारक शाह खिलजी ने, या मलिक काफूर ने? तो ये की थी आपकी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। और कब की थी? 1290 में। कब की? 1290 में की थी। खिलजी वंश की स्थापना किसने की? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलजी वंश का शासनकाल किस वर्ष से किस वर्ष तक रहा है? पहला है 1290 से 1320 तक, दूसरा है 1206 से 1290 तक, और क्या है 1320 से 1414 तक, और क्या है 1250 से लेकर 1310 ईस्वी तक। तो जो सल्तनत काल था, यानी कि खिलजी वंश था, इसका टाइम जो रहा है वो रहा है आपका 1290 से लेकर 1320 के बीच में रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, जलालुद्दीन खिलजी का राज्य अभिषेक किस किले में हुआ था? किला ए किला ए राय पिथौरा में, किलोखरी का किला, लाल किला, या सीरी का किला? तो किस किले में हुआ था जलालुद्दीन खिलजी का राज्य अभिषेक? ये हुआ था आपका किलोखरी के किले में। और ये है कहाँ? दिल्ली में। कहाँ पर है? दिल्ली में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का क्या नाम था? अली गुरशस्प था, फरीद खान था, जूना खान था, बहाउद्दीन था? तो जो अलाउद्दीन खिलजी था, इसका बचपन का नाम था अली गुरशस्प। ठीक है, और ये कौन था? ये जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, इसका भतीजा था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
नेक्स्ट आ जाएगा आपका अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या किस स्थान पर की थी? कड़ा, मानिकपुर में, दिल्ली, देवगिरी में या रणथंभौर में? तो जो अलाउद्दीन खिलजी था, इसने जलालुद्दीन खिलजी की जो हत्या की वो की थी कड़ा, मानिकपुर में। ठीक है, और इसने कौन सी उपाधि धारण की थी? द्वितीय सिकंदर की। किसकी उपाधि धारण की थी? द्वितीय सिकंदर की। ठीक है, क्लियर हो गया। और विंध्याचल को पार करने वाला जो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था वो भी कौन था? वो भी आपका अलाउद्दीन खिलजी ही था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी की बहुत सारी आपको वो मिलेंगे कार्य, क्या इसने क्या क्या किया। ठीक है, पर इसको ध्यान रखेंगे कि विंध्याचल को पार करने वाला पहला दिल्ली सल्तनत का जो शासक था वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है, नेक्स्ट आता है सिकंदर ए सानी अर्थात द्वितीय सिकंदर की उपाधि किस सल्तनत शासक ने धारण की थी? जलालुद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मुबारक शाह खिलजी ने या इल्तुतमिश ने? तो आप लोग फटाफट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कि किसने द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट आ जाएगा आपका दिल्ली सल्तनत का वह पहला शासक कौन था जिसने स्थायी सेना रखी और सैनिकों को नकद वेतन देना शुरू किया था? इल्तुतमिश था, बलबन था, अलाउद्दीन खिलजी था या मोहम्मद बिन तुगलक था? तो जो स्थायी सेना रखने वाला था पहला सुल्तान वो था आपका अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी, एक तो आपने देख लिया कि विंध्याचल को पार करने वाला पहला दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। दूसरा, स्थायी सेना रखने वाला कौन था? यही था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। तीसरा काम था नगद वेतन देने वाला जो था वो पहला सुल्तान यही था। ठीक है, और इसने क्या किया? सैनिकों का हुलिया लिखवाना। ठीक है, अब फोटोग्राफ्स तो होते नहीं थे, तो हुलिया लिखवाने का काम जो था वो किसका था? इसी का था पहला। और क्या किया इसने? घोड़ा दागने की प्रथा की शुरुआत भी किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने की। तो ये सारे काम जो हैं वो किसके हैं? अलाउद्दीन खिलजी के हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, सैनिकों का हुलिया लिखने और घोड़ों को दागने की प्रथा किसने आरंभ की? अलाउद्दीन खिलजी ने, बलबन ने, इल्तुतमिश ने या जलालुद्दीन खिलजी ने? तो आप लोगों को बताया ही है मैंने अभी, आप लोग फटाफट से इसका आंसर बताएंगे। एक तो आपका रिवाइज हो जाएगा इससे, ठीक है, और थोड़ा सा दिमाग भी आपका चलने लगेगा इस तरफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। बाजार नियंत्रण प्रणाली अथवा मूल्य नियंत्रण नीति लागू करने वाला सल्तनत शासक कौन था पहला? अलाउद्दीन खिलजी था, बलबन था, फिरोज शाह तुगलक था या जलालुद्दीन खिलजी था? तो कौन था वो बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू करने वाला? अलाउद्दीन खिलजी था। इसने क्या किया था? बाजार नियंत्रण के लिए शहना ए मंडी नामक अधिकारी की नियुक्ति की। और क्या किया? एक विभाग बनाया था जिसे क्या कहा जाता था? दीवान ए रियासत। ठीक है, दीवान ए रियासत। ये सारे जो ये अधिकारी का नाम था, ठीक है, पद का नाम था, और ये विभाग का नाम था, और ये दोनों ही किससे संबंधित थे? बाजार नियंत्रण से संबंधित थे। क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित अलाई दरवाजा किस प्रसिद्ध इमारत का मुख्य द्वार है? कुतुब मीनार परिसर का है, लाल किले का है, अढ़ाई दिन का झोपड़े का है या जामा मस्जिद का है? तो ये किसका है? अलाई दरवाजा जो है किसका मुख्य द्वार है? ये है आपका कुतुब मीनार परिसर का मुख्य दरवाजा है। ठीक है, जो पर्सी ब्राउन थे, कौन थे? पर्सी ब्राउन। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। पर्सी ब्राउन जो थे, इन्होंने क्या कहा? जो अलाई दरवाजा है इसे मुस्लिम वास्तुकला के खजाने का सबसे सुंदर मोती कहा है। तो किसको कहा है सबसे सुंदर मोती? अलाई दरवाजे को कहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी के समय दीवान ए मुस्तखराज विभाग का क्या कार्य था? राजस्व एवं बकाया वसूली, सैन्य प्रशासन, गुप्तचर विभाग या विदेश विभाग? तो जो दीवान ए मुस्तखराज जो था इसका काम क्या था? ये जो संबंधित था ये राजस्व और बकाया वसूली से संबंधित था।
क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, गुजरात अभियान के दौरान अलाउद्दीन के सेनापति नुसरत खान ने मलिक काफूर को कितने दिनार में खरीदा था? तो पहली चीज तो कि जो मलिक काफूर था इसे खरीदा कहाँ से गया था? तो कहाँ से खरीदा गया था? गुजरात अभियान के दौरान, यानी कि गुजरात से खरीदा गया था। और कितने में खरीदा गया था? 500 दिनार, 1000 दिनार, 2000 दिनार या 800 दिनार? तो इसे जो खरीदा गया था वो खरीदा गया था 1000 दिनार में। इसी वजह से इसे क्या कहा जाता है मलिक काफूर को? 1000 दिनारी। क्या कहते हैं मलिक काफूर को? 1000 दिनारी भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम। दक्षिण भारत का प्रथम आक्रमण करने वाला दिल्ली का पहला शासक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी था, इल्तुतमिश था या बलबन था? तो दक्षिण भारत पर जो प्रथम आक्रमण किया वो किसने किया था? अभी मैंने आपको बताया था कि सिंध को पार करने वाला पहला शासक कौन था? सिंध को पार करेगा तो मतलब क्या किया उसने? दक्षिण भारत पर आक्रमण किया। तो वो कौन था आपका? अलाउद्दीन खिलजी था, जिसने दक्षिण भारत पर पहला आक्रमण किया। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत विजय अभियानों का मुख्य सेनापति कौन था? मलिक काफूर था, जफर खान था, उलूग खान था या नुसरत खान था? तो कौन था? वो था आपका मलिक काफूर था। कौन था? मलिक काफूर था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाता है आपका 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? राणा रतन सिंह, राणा सांगा, महाराणा प्रताप या राजा रामचंद्र? तो आपने मूवी में देखा ही है, पद्मावत मूवी में कौन था अलाउद्दीन ने जब आक्रमण किया था? राणा रतन सिंह था। कौन था? राणा रतन सिंह था। जो पद्मावती थी वो राणा रतन सिंह की ही रानी थी। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? इसे हराकर, राणा रतन सिंह को हराकर जो चित्तौड़ था इसे जीत लिया था और इसका नाम क्या कर दिया था? खिजराबाद। खिजराबाद जो है वो इसका नाम कर दिया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है, रानी पद्मावती का संबंध किस प्रसिद्ध ऐतिहासिक दुर्ग से है? रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, देवगिरी या कालिंजर? तो रानी पद्मावती का संबंध किससे है? जहां सती हुई थी वो क्या है? चित्तौड़गढ़ से संबंधित है इनका। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है आपका, अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी नई राजधानी कहाँ स्थापित की थी और किला बनवाया था? कहाँ बनवाया? सीरी में, तुगलकाबाद में, फिरोजाबाद में या फिर महरौली में? तो जो अलाउद्दीन खिलजी है इसने अपनी नई राजधानी जो स्थापित की थी और वहां पर एक किला बनवाया था वो था आपका सीरी। अब सीरी में क्यों बनवाया था इसने? क्योंकि मंगोलों का आक्रमण जो है वो लगातार हो रहा था और बहुत खतरनाक आक्रमण होता था मंगोलों का। ठीक है, इस वजह से इसने क्या किया था? सीरी का किला बनवाया था ताकि अपने राज्य की सुरक्षा की जा सके मंगोलों से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया चराई कर किस पर लगता था? दुधारू पशुओं पर, कृषि भूमि पर, मकानों पर या व्यापार पर? तो जो चराई कर था ये लगता था आपका दुधारू पशुओं पर। और चराई कर तो हो गया दुधारू पशुओं पर, एक कर था मनई कर। ठीक है, मनई कर किस पर लगता था? ये मकानों पर लगता था। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, मकानों पर लगाया जाने वाला गड़ी कर या मनई कर जिसे कहते हैं, किस शासक ने लागू किया था? बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने या इल्तुतमिश ने? तो ये किसने लागू किया था गड़ी कर? ये किया था आपका अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, तो चरई कर और गड़ी कर या मनई कर जो था ये किसने लागू किया है? अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के समय उपज का कितना भाग भू राजस्व के रूप में लिया जाता था? 1/3, आधा भाग यानी कि 50%, 1/4 या 1/6 भाग? तो कितना भाग लिया जाता था अलाउद्दीन के टाइम में? ये लिया जाता था आपका टोटल आधा भाग ले लेता था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, सल्तनत काल का वह शासक कौन था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया था?
अलाउद्दीन खिलजी था, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी था, जलालुद्दीन खिलजी था या नसरुद्दीन खुशरब शाह था? तो कौन था ये था आपका कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। इसने क्या किया, स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया था। ठीक है, और इससे पहले के जो शासक थे, जो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी है, इससे पहले के जो शासक थे, इन्होंने क्या किया था, खलीफा की मान्यता को लेकर ही ये क्या करते थे, शासन करते थे, और खुद को क्या कहते थे, खलीफा का नायब कहते थे। क्या कहते थे, खलीफा का नायब कहते थे। ठीक, क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है आपका अमीर खुसरो और अमीर हसन दहलवी किस खिलजी शासक के दरबार में थे? अलाउद्दीन खिलजी के, जलालुद्दीन खिलजी के, मुबारक शाह खिलजी के या उपर्युक्त सभी के? तो जो अमीर खुसरो थे और अमीर हसन दहलवी थे, ये दोनों ही लोग जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे। किसके दरबार में थे? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे। ठीक है, चलिए। पद्मावत महाकाव्य की रचना करने वाले मलिक मोहम्मद जायसी ने किसका कथानक इस घटना से लिया था? चित्तौड़ अभियान का, रणथंभौर अभियान का, देवगिरी अभियान का, गुजरात अभियान का? तो पहली चीज तो आप ये ध्यान रखेंगे कि पद्मावत जो है वो किसकी रचना है? ये है मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। तो इसका जो कथानक लिया गया है वो किस घटना से लिया गया है? जो अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ अभियान था उससे लिया गया है। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से ये सच है, ठीक है, क्योंकि जब भी कोई कथानक या कहानी या उपन्यास, महाकाव्य जो भी लिखा जाता है, उसमें इतिहास और कल्पना का क्या होता है, मिश्रण होता है। ठीक है, तो पूरी तरह से सत्य नहीं कहा जा सकता इसे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था जिसकी हत्या करके तुगलक वंश की स्थापना हुई? मुबारक शाह खिलजी था, खुशरब शाह था, अलाउद्दीन खिलजी था या उमर था? तो कौन था वो शासक जिसकी हत्या करके क्या किया गया, तुगलक वंश की स्थापना की थी? ये था आपका नासिरुद्दीन खुशरब शाह। पूरा नाम क्या है? नासिरुद्दीन खुशरब शाह। खुशरब शाह, ठीक है, इसकी हत्या करी गई थी। ठीक है, और इसको क्या उपाधि दी गई थी? पैगंबर का सेनापति। ठीक है, किसको कहते हैं पैगंबर का सेनापति? खुशरब शाह को कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तोता ए हिंद अर्थात भारत का तोता की उपाधि से किसे विभूषित किया गया था? अलबरूनी को, अमीर खुसरो को, इब्न बतूता को या उत्बी को? तो तूतिया ए हिंद या तोता ए हिंद जो है वो किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है। अब ये जो उपाधियां थी अमीर खुसरो को, वो दी किसने थी? वो दी थी अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने दी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने दी थी। ठीक है, और अमीर खुसरो के बारे में क्या कहा जाता है कि ये पहले हिंदवी के कवि थे। हिंदवी कवि जो है ये पहले थे। कौन थे? अमीर खुसरो थे। कव्वाली का जनक भी किसको कहा जाता है? कव्वाली का जनक, ये भी अमीर खुसरो को ही कहा जाता है। और दूसरी चीज क्या है? सितार, सितार व तबला। सितार और तबला का आविष्कारक भी किसको माना जाता है? अमीर खुसरो को माना जाता है। क्लियर हो गया अमीर खुसरो के बारे में इतनी सारी चीजें, मतलब आपका अमीर खुसरो लगभग कंप्लीट हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। चलिए, वेरी वेरी थैंक यू।